गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल वाली हमारी क्लास चल रही थी नागरिकता के बारे में और नागरिकता का पहला पार्ट कल वाली क्लास में हुआ था। आज इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग इस क्लास में करेंगे, ठीक है? और उम्मीद करेंगे कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे सवाल अभी इसी क्लास के बाद में हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो एक बार हम फिर से आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि कल वाली क्लास में क्या-क्या चीज़ें करवाई गई थी। तो कल वाली जो क्लास हुई थी हमारी नागरिकता की, उसमें नागरिकता का अर्थ क्या है? नागरिकता के बारे में क्या-क्या बातें हैं? और भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं? साथ में भारतीयों को कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं? इस पर भी चर्चा की गई थी। और यहाँ से जो है एक सवाल यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि कौन-कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं? साथ में नागरिकता का जो संवैधानिक उपबंध है, ये किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है? इस पर चर्चा कल हो गई थी। साथ में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय कौन-कौन से लोग भारत के नागरिक बने थे, इस पे चर्चा हो गई थी। और एक पॉइंट जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार पूछा जाता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कितनी बार हो चुका है और लास्ट बार कब हुआ था, ठीक? और सातवीं बात यह है कि इसका जो अर्जन है, वो कितने प्रकार से हो सकता है? 1 से लेकर के 5 पॉइंट इसमें हैं। तो इस पे भी कल चर्चा हुई थी। नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, वो बातें 3 पॉइंट है, वो बातें हमने यहाँ कल कर ली थी। और लास्ट था हमारा एकल नागरिकता। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग जानेंगे जो करंट से जुड़े हुए टॉपिक्स इसके हैं, क्योंकि पॉलिटी में करंट वाले टॉपिक्स भी कई बार पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है एनआरसी क्या होता है? उसके बाद विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे जैसे कि एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होते हैं और ओसीआई क्या होते हैं, ठीक है? इनके बारे में चर्चा करेंगे। और एक जो बड़ा हो हल्ला मचा था अभी पिछले 2-3 सालों में, उसका नाम था सीएए, है ना? नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, सिटीज़नशिप सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आधार क्या होता है, ठीक है? तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी पॉइंट नंबर 1 से लेकर के 4 तक, ठीक? तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि एनआरसी क्या होती है, ठीक है? चलिए भाई, तो एनआरसी के बारे में जानने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। इसको आप समझिए कि आखिर एनआरसी होता क्या है? और एक बात और है कि एनआरसी लागू कहाँ नहीं होता, अपवाद क्या है? अगर भारत में कहीं है तो अपवाद क्या है, ठीक है? जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, इसको हम बोलते हैं एनआरसी, ठीक है? होता क्या है? इसके बारे में जान लीजिए। यह किसी राज्य में सभी विधिक नागरिकों का एक अभिलेख होता है, मतलब एक रजिस्टर होता है जिसमें उस देश की या उस राज्य के लोगों का नाम दर्ज होता है, ठीक है? उसी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है? दूसरी बात, हाल ही में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किया गया था। और तीसरी बात यह है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात की पहली जनगणना के पश्चात ही एनआरसी के आंकड़े जारी किए गए थे कि वास्तव में भारत के नागरिक कौन-कौन लोग हैं और क्या उनका नाम इस रजिस्टर में शामिल है कि नहीं शामिल है। अगर आप शामिल है तो आप भारत के नागरिक हैं, नहीं शामिल है तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं, ठीक है? अब उसमें शामिल करने में कई सारी शर्तें थी। आपका नाम हो, आपके पिताजी का, आपकी माताजी का या आपके दादी जी का नाम हो, है ना? किसी का भी नाम होना चाहिए, तो ऐसा माना जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक? नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो इसमें कह रहा है कि विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे, इनको हम 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कि कौन-कौन से लोग अनिवासी भारतीय होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एनआरआई, ठीक है? दूसरे होते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जिसकी ओरिजिन कहाँ है? इंडिया की है, मतलब उनके दादा-दादी कभी इंडिया के पार्ट रहे थे, लेकिन उनका बेटा आज जा कर के किसी विदेश में जो है वहाँ की नागरिकता ले लिया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भारतीय मूल का व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है ना, आप लोगों ने अखबारों में या टीवी चैनलों में सुना होगा कि भारतीय मूल का व्यक्ति है। तो भारतीय मूल का व्यक्ति का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के दादा-दादी या नाना-नानी या उनके भी जो पूर्वज हैं, कहीं न कहीं भारत के निवासी रहे थे। और तीसरी बात है ये है कि भारत के समुद्र पारीय नागरिक ओसीआई, है ना? ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो ये 3 प्रकार के जो विदेशी व्यक्ति हैं और ये तीनों के तीनों भारतीय अंग ही कहलाएँगे। हैं तो भारतीय, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में ये इंडिया में नहीं रह रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अगर ये इंडिया में नहीं रह रहे हैं, तब भी इनको भारतीयों के समान ही कुछ अधिकार और कुछ काम मिले हुए हैं। तो वो कौन-कौन से हैं, उनको जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है एनआरआई। एनआरआईज़ क्या होते हैं? ये भारतीय नागरिक ही होते हैं,
ये भारतीय नागरिक ही होते हैं। बस नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। ये जो है नौकरी करने के लिए, अपने व्यवसाय के लिए कुछ समयों के लिए भारत से बाहर गए हुए हैं। तीसरी बात ये है कि कोई लंबे समय तक तो कोई अनिश्चित काल तक बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है। कोई कुछ समय के लिए और कोई लंबे समय के लिए। अब चौथी बात कुछ नोट पॉइंट है। तो मतलब समझ में आ गया ना, एनआरआई क्या होते हैं? एनआरआई होते भारतीय हैं, लेकिन कुछ समय के लिए वो भारत से बाहर रह रहे हैं। अब चाहे वो नौकरी करने के लिए गए हों, चाहे वो व्यवसाय करने के लिए गए हों। कुछ ऐसे होते हैं जिनका टाइम पीरियड फिक्स है, ठीक है? या कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनिश्चित काल के लिए गए हैं, तो दोनों टाइप के आदमी हो सकते हैं। नोट पॉइंट में कहा जा रहा है कि इन्हें भारतीय नागरिकों के ही समान लगभग सभी अधिकार प्राप्त हैं। जैसे मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो वहीं से जो है इंडिया में जो चुनाव चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे मताधिकार कर सकते हैं। संवैधानिक पद पर इनको नियुक्ति मिल सकती है। भारत में शिक्षा एनआरआई कोटा में मिल सकती है। भारत में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा मिल सकती है। ये सारे के सारे आपके पॉइंट यूपीएससी से में पूछे जाते हैं कि क्या एनआरआई को मताधिकार का हक है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। क्या उनको संवैधानिक पद पर नियुक्ति दी जा सकती है? तो बिल्कुल दी जा सकती है। क्या उनको भारत में शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और तो और वह भारतीय मुद्रा में इंडिया में खाता भी खोल सकते हैं। ठीक? और दूसरी बात यह है कि एवं केंद्र सरकार द्वारा घोषित सभी नागरिक सुविधाएँ, तो जो-जो सुविधाएँ भारतीय नागरिकों को मिलती है, जो यहाँ पे रहते हैं, सेम वही सारी सुविधाएँ एनआरआई को भी मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यह भी भारतीय मूल के ही हैं और भारत के ही नागरिक हैं। बस कुछ समय के लिए भारत से बाहर कमाने के लिए गए हैं, इतनी सी बात है। ठीक? अब आगे हम बात कर लेते हैं अपने पीआईओ की। ये क्या होते हैं भाई? चलिए भाई, भारतीय मूल के व्यक्ति, इनके बारे में देखो क्या लिखा गया है। वह व्यक्ति जिनके पूर्वज या वह स्वयं भारत के नागरिक रहे हों, परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हो गए हों, तो उनको भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। कोई व्यक्ति है या उनके माता-पिता हैं, वो पहले भारत के नागरिक थे, मगर उन्होंने अब अपने भारत की नागरिकता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। तो समाप्त कर दिया, अब वह किसी अन्य देश के नागरिक हो गए हैं। तो उन व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? भारतीय मूल का व्यक्ति कहेंगे। मतलब समझ में आ गया। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान या चीन के नागरिक हैं या कभी रहे हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्ति के वर्ग में शामिल नहीं हो सकते। इस बात को समझिए। आपके यूपीएससी में ये बात पूछी जा सकती है, ठीक है? कि ऐसा व्यक्ति जो कभी पाकिस्तान का सदस्य रहा हो, श्रीलंका का रहा हो, बांग्लादेश का, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान या फिर चीन का नागरिक हैं, वर्तमान में अगर वहाँ के नागरिक हैं या कभी रहे हों, उनको हम भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है? ये बातें हो गई। अब इनके बारे में ये हमको जानना है कि इनको कौन-कौन सी सुविधाएँ भारत में मिल सकती हैं। इनको क्या-क्या सुविधाएँ मिलेंगी भाई? कि 15 वर्ष तक वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो चाहें तो 15 साल तक बिना वीज़ा के यहाँ आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा, अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक सुविधा, परंतु कृषि संपत्ति या बागान खरीदने की छूट नहीं होगी। देखो भाई, इनको आर्थिक आर्थिक छूट मिलेगी, वित्तीय मिलेगी, शैक्षिक सुविधा मिलेगी, ये 3 बातें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आकर के वो खेत नहीं खरीद सकते, यहाँ पर आकर के वो बागान नहीं खरीद सकते, बाग नहीं खरीद सकते किसी भी चीज़ की, ठीक है? चाहे वो चाय की बागान हो, चाहे वो आम की बाग हो, चाहे जैसी बात हो बाग हो। तो ये 2 चीज़ें इनको यहाँ पे नहीं मिल सकती। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है? इसको खरीदने की छूट नहीं होगी। तीसरी बात, पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कोई पीआईओ है और वो चाहता है कि भारत में आकर के वो पर्वतारोहण करे, ठीक है? या कोई अनुसंधान करे या किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की बात कहे, तो इसके लिए उसको विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी। क्योंकि भाई हमको भरोसा नहीं है कि वो बंदा किस उद्देश्य से भारत आया है। तो इस नाते अगर उसको इन सब जगहों पे जाना है, तो उसके लिए उसको विशेष परमिट की ज़रूरत होगी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो इसमें लिखा है कि कम से कम 7 वर्षों के लगातार निवास के बाद आवेदन भारतीय नागरिकता की अर्हता प्राप्त होना। अगर वो चाहे तो कम से कम जो है 7 वर्ष के बाद वो आवेदन कर सकता है।
अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो अनिवासी कोटा में मिल सकती है, ठीक है? और बात करें छठा की तो उसमें साफ-साफ लिखा कि मताधिकार, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति एवं भारत में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा नहीं मिलेगी। अगर कोई पीआईओ है तो उस व्यक्ति को भारत में मताधिकार का अधिकार नहीं मिलेगा, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं मिलेगी, भारत में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा नहीं मिलेगी। ये अंतर है एनआरआई में और पीआईओ में, ठीक है? और ये बातें आपकी यूपीएससी में पूछी जाती हैं। बात कर रहे हैं ओसीआई की, भारत में समुद्र पारी नागरिक, है ना? ओसीआई क्या होते हैं? पर इसका मतलब जान लें, फिर क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं उसको जान लेंगे। पहले पहला पॉइंट लिखा कि कोई व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक नहीं है और ना ही कभी रहा है, निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करने पर वह भारत के समुद्र पारी नागरिक की श्रेणी में आता है। क्या कह रहा है? कि अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक नहीं है और ना तो कभी पूर्व में रहा हो, तो वह निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरा करने पर उसको हम ओसीआई की श्रेणी में ला सकते हैं। और एक बात और लिखा है कि एवं भारत सरकार द्वारा इन प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश में, जिस प्रकार से हमारा जो शत्रु राष्ट्र है पाकिस्तान, अगर उसी प्रकार का कोई और देश है, तो वहाँ का भी ना तो नागरिक रहा हो और ना तो वर्तमान में हो। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान अथवा भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन में घोषित कोई अन्य देश, ठीक है? अगर अगर भारत सरकार ये कहे कि कोई व्यक्ति चाइना का भी ना हो, तो हम उसको भी मानेंगे, ठीक है? तो वही बात कही जा रही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अगर भारत सरकार ने इस प्रयोज्य हेतु किसी को घोषित कर दिया हो, तो उस देश का भी नागरिक ना हो और ना तो कभी फ्यूचर में पास्ट में रहा हो, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भारत में आकर के यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसको जो हम ओसीआई के रूप में नागरिकता दे सकते हैं। इसमें क्या-क्या करना होगा? पहली बात कि संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका हो, कोई एक कंडीशन, पहली कंडीशन ये है, अथवा ऐसे किसी क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो। अथवा उपयुक्त में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा, बेटी या पोता-पोती या नातिन हो, ठीक है? तो इन तीनों में से अगर कोई आपके पास योग्यता है, तो आपको जो हम ओसीआई का दर्जा दे सकते हैं, ठीक? ये तो बात हो गई ओसीआई की। अब ओसीआई को मिलने वाली सुविधाएँ क्या-क्या हैं? कि जीवन पर्यंत वीज़ा मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर एज़ ए गेस्ट रह सकते हैं। जैसे होता नहीं कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, ठीक है? हम वहाँ के परमानेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन किराए पे रह रहे हैं। तो उसी प्रकार से कुछ ओसीआई वाला भी मामला है। तो जो पहली सुविधा मिलेगी वो क्या मिलेगी? जीवन पर्यंत वीज़ा मिल जाएगा। दूसरा मिल जाएगा कि अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक सुविधाएँ तो उपलब्ध होंगी, किंतु कृषि संपत्ति या बागान खरीदने में छूट नहीं होगी। ठीक है? आर्थिक सुविधा मिलेगी, वित्तीय सुविधा मिलेगी, सुविधा और शैक्षिक सुविधा मिलेगी। लेकिन आप कृषि संपत्ति नहीं खरीद सकते, कोई बागान नहीं खरीद सकते। ठीक? तीसरी बात य यहाँ भी वही लागू होती है कि पर्वतारोहण में और मिशनरी कार्य, अनुसंधान या प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी। और चौथी बात यह है कि पंजीकरण के 5 वर्षों बाद आवेदन कर सकते हैं, किंतु आवेदन से पूर्व भारत में पूरे 1 वर्ष तक रहना होगा। मतलब जिस दिन आपको आवेदन करना है, पहली बात तो आप 5 साल पूरे कर लीजिए, उसके बाद आप आवेदन करिए। लेकिन जो आपका 5वाँ साल रहेगा, उस पूरे 5वें साल में आपको भारत में ही निवास करना रहेगा। उस 1 साल के दौरान आपको भारत से बाहर नहीं जाना होगा। और 5वीं बात है कि शिक्षा अनिवासी भारतीय कोटा में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, हाँ। मताधिकार का प्रयोग और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक? और भारत में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए यही अंतर है, ओसीआई वाले को भारत में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन जो आपका पीआईओ है वहाँ उसको नहीं मिलेगी। और नोट पॉइंट ये कहा जा रहा है कि अब पीआईओ कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है। जारी सभी पीओआई कार्डों को अब ओसीआई कार्डों का दर्जा प्राप्त हो गया है, ठीक है? अभी तक जो पीआईओ कार्ड बन रहे थे, अब उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है और जितने भी कार्ड जारी हो गए थे पीआईओ वाले, उनको जो है ओसीआई कार्डों का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है? ये आपका नोट पॉइंट था। तो अभी तक हम लोगों ने 3 बातें जानी। एक हमने जानी एनआरआई के बारे में, दूसरी हमने जानी पीआईओ के बारे में, है ना? और पीआईओ, है ना? इसको भी कर लीजिए पीआईओ, पीआईओ, है ना? पीआईओ कार्डों को अब ओसीआई कार्डों का दर्जा प्राप्त हो गया है।
तो ये 3 प्रकार के जो है हमारे अनिवासी भारतीय रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो कि अभी बड़ा हो हल्ला हुआ था 2 साल पहले जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया था। थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं और यहाँ से 2-3 पॉइंट पूछे जाते हैं कि ये कब लागू हुआ था और ये किन-किन लोगों के पर काम करता है। इसके अंतर्गत कौन-कौन से 6 ऐसे धार्मिक समुदाय हैं जिनको मान्यता दी गई है, ठीक? और कहाँ पर यह लागू नहीं होता है। ये 3 बातें आपकी यूपीएससी में पूछी जा चुकी हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली बात कि यह संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया और 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई थी। 11 दिसंबर को यह विधेयक लाया जाता है और 12 तारीख को ये क्या हो जाता है, इसको राष्ट्रपति अनुमति भी दे देते हैं। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हेतु लाया गया था और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया है। जो हमारा विधेयक आया था वो 2019 में आया था। 11 दिसंबर को लाया गया और 12 दिसंबर 2019 को जो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है और उसके बाद 10 जनवरी 2020 को से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो जाता है। ठीक है, तो विधेयक पेश होना आपकी डेट है 11 दिसंबर 2019 और लागू होने की डेट है 10 जनवरी 2020। ठीक, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको मोस्ट आईएमपी लिख दीजिएगा। ठीक है, कि यह एक्ट अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन तीनों की बात कर रहा है। किस किस की? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन 3 देशों के 6 धार्मिक समुदाय कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन केवल 6 की बात कर रहा है, मुस्लिम की बात नहीं कर रहा है। किस किस की बात कर रहा है? अगर कोई इन देशों में, इन 3 देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई 6 धार्मिक समुदाय जो भारत के हैं, कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है। तो ये बात आपसे पूछी गई थी। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं कि यह उन लोगों पर लागू होता है जो अपने अपने देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ना के भय से भारत में शरण लिए हुए हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। बात यह है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में किसी भी तरीके से आ गए हों, ठीक है, और अपने आप को वह यह बताते हों कि हम इन 3 देशों में पहले रहते थे और वहाँ पर हमको धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, इस नाते हम आकर के भारत में शरण ले रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसको हम यहाँ पे शामिल करने की बात कह रहे हैं। ठीक है, चौथी बात यह है कि इस अधिनियम ने स्वाभाविक रूप से भारत की नागरिकता हेतु आवेदनकर्ताओं 6 समुदायों के लिए एक योग्यता को संशोधित करते हुए घटा करके 5 वर्ष कर दिया था। 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया था। इसमें क्या-क्या है? एक निश्चित समयावधि से भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा हो और कम से कम 11 वर्ष का समय भारत में बिता चुका हो। तो इस 11 साल को कम करके 5 वर्ष कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से भारत में आया और पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसको हम भारतीय नागरिकता की छूट दे सकते हैं। अब यहाँ वो मानता नहीं कि आपको 11 साल यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है? ये बात होगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये अभी आपका यूपीएससी में पूछा गया सवाल है कि लागू कहाँ नहीं होता है एनआरसी, सॉरी सीएए। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में लिख दिया है कि यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इस बात को जानते रहिएगा। 6ठी अनुसूची में जो शामिल राज्य हमारे हैं, जैसे हमारा असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इनका जो आदिवासी क्षेत्र यहाँ पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। तो ये 2 आपके अपवाद हैं। सीएए कहाँ नहीं लागू होता है? जो 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य हैं वहाँ पर लागू नहीं होता है। कौन-कौन से राज्य हैं? असम हो गया, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में लागू नहीं होता। साथ में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन और 1873 पर भी ये लागू नहीं होता है। ठीक है? ये दोनों बातें जो है पिछले कुछ सालों में यूपीएससी में पूछी जा चुकी हैं। तो ये बातें आपको जाननी चाहिए। और लास्ट आपका जो है आधार है। आधार के बारे में
पहला पॉइंट ये है कि दिसंबर 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जा सकता। मतलब यह निवास का प्रमाण पत्र नहीं है या नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वह अपना आधार कार्ड दिखा करके ये कहे कि हम भारत के नागरिक हैं, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। आधार कार्ड आपकी नागरिकता होने का प्रमाण पत्र नहीं है। इस बात को जान लीजिएगा, ठीक है? यह कोई भी बनवा सकता है, ठीक है? दूसरी बात, यूआईडीएआई यह कंपनी है जो इसको रेगुलेट करती है, के अनुसार एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है, ठीक है? अगर एक बार बन गया और अगर चाहे वह तो इसको समाप्त भी कर सकता है। तो ये 2 बातें जो हमको आधार में जाननी थी, है ना? और चूँकि ये जो पॉइंट आपका है नागरिकता वाला, यह आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि क्या आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है? तो भाई साहब बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं किया जा सकता इसका प्रयोग, ठीक है? तो ये बातें जो हमको नागरिकता में जाननी थी। तो इस प्रकार से हमारा जो अब ये जो टॉपिक था नागरिकता, अब यह पूरा होता है, ठीक है? एक बार हम फिर से इसमें आपको रिवीजन करवा दें कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम जानते हैं नागरिकता के बारे में, उसके और भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को क्या-क्या विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे, उसके बारे में जान लिया। संशोधन की बात जान ली और नागरिकता अर्जन की जो चरण है 5 उसको जान लिया। समाप्ति कैसे होती है उसको जान लिया। एकल नागरिकता क्या है उसको जान लिया और साथ में जो करंट के टॉपिक थे, एनआरसी हो गया, एनआरआई हो गया, पीओआई हो गया और ओसीआई हो गया, इसको जान लिया। और जो लास्ट में बड़ा चर्चा का विषय था सीएए, इसको जाना और लास्ट में जाना कि आधार के बारे में। तो ये चीज़ें अब हमारी क्लास में हुई हैं, ठीक है? तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।